नमस्कार आप सभी को। एक बार बताना भाई, क्लास स्टार्ट हुई क्या आपकी? हम्म। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई सबको। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत नमस्कार। हम्म। तो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं दवाई लेकर अभी लेटा हुआ था। मैंने सोचा कल क्लास नहीं हुई तो आज हम क्लास लेंगे आपके साथ में, लेकिन वो दवाई का शायद असर था कि मैं उठ नहीं पाया और अचानक से मेरी आँख खुली और उस समय ठीक टाइम हो गया था 7:45 का। तो क्लास को सेट वेट करने में 4-5 मिनट लग गए। तो आपके जो 5 मिनट खराब हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा शायद मौसम ऐसा है आजकल की, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि क्लास आपके लेंगे हम, क्योंकि कल तो नहीं ले पाए, ज़्यादा दिक्कत थी। आज फिर भी ठीक लग रहा था। ठीक है। आह, नमस्कार नमस्कार। दिनेश, महक, पीयूष, साक्षी, रोशन, अंकित, गंगा पुत्र, नमस्कार। कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने आपको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम यूनिट्स और डायमेंशन बेटा पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में मैंने आप सभी से यूनिट्स और डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे भी थे। उसका एक बेसिक सा कुछ फंडा बताया था, और आज कुछ और यूनिट्स और डायमेंशन की हम बात करेंगे, और फिर मैं आपको पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में हम। तो पहले कुछ यूनिट्स और डायमेंशन हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे हम एंगल, कोण। जो अच्छे पिछली क्लास में नहीं आए भाई, पहले पिछली क्लास देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एक लिखेंगे स्ट्रेस, प्रतिबल। एक लिखेंगे अब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक। उसके अलावा एक हम यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक बटा हम लिखेंगे यहाँ पे हम पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब कभी भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, बीम में सूत्र लिखने की बात करें पेपर में, तो मैंने कहा था कि आप कहेंगे कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा यूनिट मात्रक। अगर आपने यूनिट मात्रक लिख लिया तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनने के आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब हमें देखो बेटा, ये जो कोण है, एंगल, एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो होती है रेडियन। रेडियन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। लेकिन बेटा जो एंगल है ना, इसका मात्रक तो है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस है, ये विमाहीन है। यानी अगर आपको पिछली क्लास याद आ रही हो, परसों ही मैंने पिछली क्लास ली थी, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिसका कोई यूनिट नहीं है, जिसका कोई मात्रक नहीं है, तो उसकी डायमेंशन होगी ही नहीं। भाई अगर यूनिट नहीं है, अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो फिर तो डायमेंशन होगी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि यूनिट तो होगी, मात्रक तो होगा, लेकिन तब भी डायमेंशन ना हो। तो मात्रक है नहीं, फिर तो 100% डायमेंशन नहीं बनेगी। यानी जितने भी यूनिट लेस क्वांटिटी हैं, जितने भी मात्रकहीन हैं, वो विमाहीन भी होंगी, डायमेंशन लेस भी होंगी। लेकिन यूनिट होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन लेस बने। जैसे एंगल के साथ देखो क्या है, और आपने देखना ध्यान से, ये बेटा एक सर्कल है, इसका सेंटर है O। आप यहां पॉइंट A से पॉइंट B तक गए, तो सेंटर पर कितना एंगल चल दिया, थीटा। तो अगर मैं आपसे एंगल की बात करूं, तो बेटा एंगल का फॉर्मूला बनता क्या है, एंगल क्या होता है, आप कहेंगे सर एंगल होता है ये थीटा जो है, एंगल, एंगल होता है चाप बटे त्रिज्या। एंगल क्या होता है, पूरा मैं लिख देता हूं यहाँ, कोण होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है।
तो एंगल को किससे लिख रहा हूं मैं, थीटा से। मान लो कि जो आर्क है, ये जो चाप है, इसे लिख लो एल से, रेडियस को आर से, तो आर्क हो गई एल, रेडियस हो गई आर। अब आप एक चीज देखना कि कोण जो है वो चाप बटे त्रिज्या है, आर्क अपॉन रेडियस है। तो जो आर्क है इसे हम किस में नापेंगे, मीटर में। भाई कितने मीटर का चाप लगाया, और रेडियस भी मीटर में नापेंगे। तो उसके लिए जो मीटर आएगा आर्क के लिए, तो उसकी डायमेंशन बनेगी एल, और रेडियस के लिए भी क्या बनेगी, एल बनेगी। तो दोनों कट जाएंगे, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि यूनिट तो हो, मात्रक तो हो, जैसे एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, विमाहीन क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा बेटा, जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल, ये देखो क्या होता है स्ट्रेस। अगर ये आपको पता हो, पिछली क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, प्रेशर दाब। तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रेशर होता है, दाब, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। याद आ रहा है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा जो स्ट्रेस है ना, प्रतिबल, ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही है। लेकिन यहां पे पता कौन सा फोर्स होगा। जैसे आप एक स्प्रिंग लो और स्प्रिंग को खींच दो, तो जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे ना, वो स्प्रिंग झुका तो उसी शेप में आ जाएगा। तो किसी वस्तु को जब आप खींचते हैं, उसकी शकल सूरत बदलते हैं, तो वहां पे एक फोर्स लगता है जो वापस उसे उसी शेप में लाने की कोशिश करता है। तो स्प्रिंग खींचने के बाद जैसे हम छोड़ते हैं, वापस उसी शेप में क्यों आता है, क्योंकि एक फोर्स है जो स्प्रिंग को उसी शेप में लाने की कोशिश करता है। उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसे रिस्टोर करना चाहिए उसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो यानी कि जब हम फोर्स की, प्रेशर की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, किसी वस्तु जो आपने बाहर से बल लगाया वो। लेकिन प्रतिबल में, स्ट्रेस में बल कौन सा होता है, रिस्टोरिंग, जो वस्तु को रिस्टोर करे, उसी शेप में लेकर आए। जैसे रबड़ बैंड आपने खींच दिया, छोड़ते वापस क्यों आ रहा है, स्प्रिंग छोड़ते वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो उसे रिस्टोर कर रहा है, प्रत्यानयन बल, उसकी वजह से। तो यानी कि जो स्ट्रेस होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहां पे कौन सा फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। हिंदी में सब कहेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेशर दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन जो स्ट्रेस होता है उसमें भी फोर्स अपॉन एरिया ही है, लेकिन यहां पे होता है रिस्टोरिंग फोर्स। जो किसी वस्तु को उसी शेप में स्टोर करे, उसे हिंदी में कहते हैं हम प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। बट आपको एक चीज पता है कि फोर्स तो कोई सा भी हो, उसे हम न्यूटन में ही नापेंगे, न्यूटन में, और एरिया कुछ भी हो सब मीटर स्क्वायर में ही नापेंगे। तो मैं इसके डायमेंशन निकालूंगा। ऐसे प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। यानी इसकी और इन दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। तो यहां देखो, फोर्स के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डायरेक्ट आपको याद रखना है ml की पावर -2, और एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो एक एल जो बचेगा ऊपर जाके होगा माइनस का, तो ml की पावर -1 t की पावर -2। यानी कि जो स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, इसका डायमेंशन वही बनेगी जो प्रेशर की डायमेंशन है। यानी कि आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हैं, स्ट्रेस जो है, प्रतिबल जो है, इसकी डायमेंशन वही बनेगी जो प्रेशर की डायमेंशन है, यानी जो दाब की है। तो दाब और प्रतिबल, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है। ध्यान समझना, मैंने क्या कहा आपसे कि जो डायमेंशन किसकी आएगी, मैंने कहा कि जो डायमेंशन आएगी बल की, क्योंकि बल में भी दाब में भी क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। स्ट्रेस प्रतिबल में भी क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। बस यहाँ पे कौन सा बल है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। तो दोनों का सेम ही आएगा। ये बेटा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसे लिखते हैं वाई से, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, विकृति तो क्या होती है, विमाहीन। यानी केवल क्या बचा, स्ट्रेस। यानी कि जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही यंग मॉडुलस की भी होगी। तो इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, वही आएगी ml की पावर -1 t की पावर -2। यानी जो यंग मॉडुलस है, जो स्ट्रेस है और जो प्रेशर है, इन तीनों की डायमेंशन सेम आती है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत आता है पेपर में ये भी। तो दाब, प्रतिबल और यंग का प्रत्यास्थता गुणांक,
इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। दोबारा सुनेंगे, प्रतिबल का, दाब का और यंग का प्रत्यास्थ गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा सेम। ठीक है। अच्छा बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स, और लेंस की पावर की होती है डायोप्टर। अब ये तो एक साइंटिस्ट का नाम आ गया। अब एक हर्ट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको वेव वाला चैप्टर पढ़ा दिया है तो मैं आपको बताऊंगा 1 हर्ट्स होता है 1/सेकंड के बराबर, और ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे 1 डायोप्टर होता है 1/मीटर के बराबर। अब मैं चाहूंगा आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि 4 और 5 नंबर के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या बनेंगे। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्स है, एक व्यक्ति का नाम है, हर्ट्स का होता है पर सेकंड यानी कि 1/सेकंड। लेंस की पावर को नापते हैं हम डायोप्टर में, और एक डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर। तो इनके बताओ डायमेंशनल फॉर्मूले क्या बनेंगे, करना एक बार ये तभी यहां तक। बेटा फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्स है। जिन बच्चों को ये नहीं पता होगी 1/सेकंड के बराबर, उन्हें दिक्कत आ जाएगी। अब मैंने बता दिया तो आपके लिए आसान हो गया। सेकंड को लिखते हैं हम टी से, डायमेंशन में टी की पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बनेगी टी की पावर -1। डायोप्टर होता है 1/मीटर, तो यानी 1/L, तो L की पावर हो गया -1, यानी कि फ्रीक्वेंसी का बनेगा टी की पावर -1 और लेंस की पावर का बनेगा L की पावर -1। ये जो छोटे छोटे से होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं ये, क्योंकि बच्चा फंस जाता है एग्जाम में कि लेंस की पावर को डायोप्टर में नापते हैं कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो 1/मीटर के बराबर, हर्ट्स होता है 1/सेकंड के बराबर। ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही है। मैं इसे अलग से भी लिख देता हूं, यहां पे लिख लेंगे कि प्रेशर, दाब, स्ट्रेस, प्रतिबल और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ठीक है। दाब, प्रतिबल और यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये समझ जाना कि इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। अब बेटा हमारे पास में जो हम डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूले बचे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बचे हैं। तो एक बार कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आपके बैच में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी है कि नहीं पढ़ाई है, आपके बैच में इलेक्ट्रिसिटी हो गई है कि नहीं। डाउनलोड वाली भाई भाई डेली क्लास में आता है ये, मैं कितनी बार कह चुका हूं। डाउनलोड वाला ऑप्शन में थोड़ा टाइम लगेगा आने में, अभी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, आ जाएगा, है ना। लेकिन आप रोज हर क्लास में एक ही बात पूछते हैं, नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा डायमेंशन उसके साथ के साथ में पढ़ा दूंगा आपको मैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक बेसिक से मैं 4-5 आपको बता देता हूं, बाकी अच्छे डायमेंशन को हम साथ के साथ ही कर लेंगे वहीं के वहीं। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक लिख सकते हैं हम, ये 5 होगी ना आज की क्लास में। एक लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, और जो मैं क्लास में बताऊंगा आपको इन्हें भी कर लेना। बाकी हम जब हम क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहीं पे जब फॉर्मूले आएंगे ना तो साथ के साथ कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक लिखेंगे आप हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध।
देखो, आप सभी को कुछ नहीं भी पता है, हाँ अभी खत्म हो जाएगा, अभी हम पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे, अभी सारा आपका हम अभी टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वैद्युत आवेश, इसकी यूनिट क्या होती है, आप कहेंगे सर कूलाम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और रेजिस्टेंस की होती है ओम। देखो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा भी ना, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या होता है कि ज्यादातर जो मात्रक है ना, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, साइंटिस्ट का नाम है। रेजिस्टेंस ओम में नापते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में नाप रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम है। चार्ज को कूलाम में नाप रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम है। तो इस वाले चैप्टर में वोल्ट, एम्पियर, ये वो बहुत सारी चीजें साइंटिस्ट के नाम पे चलती हैं। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, लेकिन ये तो चार्ज को तो हम कूलाम में नाप रहे हैं, कूलाम तो एक साइंटिस्ट का नाम है। तो बेटा चार्ज से जुड़ा हुआ फिर कोई फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अब आप एक चीज देखना कि मैंने आपको बताया था कि जो करंट होती है, करंट का एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, आवेश बटे समय। भाई करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको शुरुआत में मैं बताऊंगा कि किसी तार में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के भागने से बनती है करंट। तो कितना चार्ज भाग रहा है कितने समय में, उसे हम करंट पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिटेल में आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं चार्ज निकालूंगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT, बस मेरा काम हो गया। तो बेटा चार्ज को हम किस में नापते हैं, कूलाम में। तो कूलाम किसके बराबर हो गया, करंट को नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर के लिए मैंने कहा था कि A लिखते हैं, टाइम को नापते हैं सेकंड में, इसकी जगह लिखेंगे T। तो मेरे पास क्या बन गया, AT। अब याद करो जब मैंने आपको डायमेंशन पढ़ानी शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि 10 की आपको डायमेंशन टोटल रटनी पड़ेंगी। तो 7 तो हमने रट ली थी जो फंडामेंटल थी। फिर 8वीं मैंने आपको याद कराई थी कि फोर्स की याद कर लो डायरेक्ट, कि फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, ml की पावर -2। 9वीं मैंने आपसे कहा था कि याद कर लो वर्क को नापते हैं जूल में, जूल की थी ml स्क्वायर टी की पावर -2। और 10वीं आपको याद रखनी है कि अगर आपको कभी कूलाम दिख जाए तो उसकी जगह AT लिख देंगे। तो आपको 10 अगर याद है तो हिसाब की बात बन जाएगी। तो एक तो हमने 7 जो याद की थी वो याद की है, एक फोर्स को न्यूटन में नापते हैं उसकी डायरेक्ट याद की थी, एक वर्क कार्य को जूल में नापते हैं, जूल की डायरेक्ट याद की थी, एक इसकी याद कर ली हमने। दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे नापते हैं वोल्ट में। तो बेटा पोटेंशियल का हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको कि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क को हम किस में नापते हैं, जूल में। तो जूल के लिए मैं डायरेक्ट याद किया था ml स्क्वायर टी की पावर -2। चार्ज को मैंने कहा कि अभी याद कर लो AT। तो क्या बन जाएगा ये ml स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -1, ठीक है। अच्छा, इसे ये ओम आ गया। तो हमें पता है कि एक नियम पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ओम का नियम, V इक्वल टू IR। तो यहां से R जो है रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, V बाई I के बराबर। तो V क्या है, वोल्ट में नापेंगे, तो इसका हमने डायरेक्ट याद कर लिया है, ml स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -1। करंट को नापते हम एम्पियर में, तो A लिखेंगे। तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -2 बन जाएगा। तो मैं एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराऊंगा तो साथ के साथ में सारी बता दूंगा वहीं के वहीं, कि जब जैसे ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो वहीं बता दूंगा कि इसके लिए क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले का बता दूंगा साथ के साथ में। तो अभी के लिए आप चाहो तो 2-3 ये लिख सकते हैं, बाकी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, चलो अब भाई आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, अब आप आंसर देंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास में और आज की क्लास में आए हैं वो यहाँ पे मुझे आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे ABCD। चलो अब शुरू हो जाओ, ये करो। एक पहला क्वेश्चन बेटा मेरे पास में क्या आया है, इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। निम्न में से किसके समान मात्रात्मक इकाई है, यानी किसकी यूनिट मात्रक सेम है। तो बेटा आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था कि जो वर्क है इसे हम नापते हैं जूल में और टॉर्क को नापते हैं न्यूटन मीटर में, लेकिन एक जूल मैंने बताया था वो न्यूटन मीटर के बराबर ही तो होता है, तभी तो वर्क और टॉर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया था। भाई वर्क जो है इसे हम नापते हैं जूल में, ठीक है।
तो वर्क को जूल में नापते हैं, और टॉर्क बल आघूर्ण को हम नापते हैं न्यूटन मीटर में। लेकिन हमें पता है कि 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के ही बराबर होता है। तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, हमें कहां से पता चला था? कार्य के वर्क के फॉर्मूले से। वर्क होता है एफ एस कोस थीटा। तो वर्क को नापते हैं जूल में, तो 1 जूल किसके बराबर हो गया? फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को नापते हैं मीटर में, कोस थीटा साइन थीटा कोई मात्रक नहीं बनता। तो इसे हम भले ही नाप रहे हैं जूल में, इसे नाप रहे हैं न्यूटन मीटर में, पर 1 जूल न्यूटन मीटर के ही बराबर है। तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। और मैंने आपको बताया भी था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं। तो मैंने बताया था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क कार्य का होता है वही टॉर्क बल आघूर्ण का भी होता है, वही होता है एनर्जी का। ये बताया था ना पिछली क्लास में। तो पहले का आएगा सी। तो लगभग सब बच्चों का ठीक था ये। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शिवम कुमार सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा। क्लास को डिस्टर्ब मत करो बीच में बिल्कुल भी। और ओम कुमार तुम भी। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ लेंथ। निम्नलिखित में से कौन लंबाई की इकाई नहीं है? कह रहे इनमें से वो कौन है जिसे हम लंबाई के लिए यूज नहीं करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि एंगस्ट्रोम तो लंबाई के लिए यूज होता है। एक एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। यानी एंगस्ट्रोम जो है ना बहुत ही छोटी लंबाई नापने का काम आता है, 10 की पावर -10। ये बेटा लिखा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये ईयर देखकर बहकना मत, कभी सोचो कि समय के लिए है। लाइट ईयर जो है दूरी के लिए यूज होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। तो लाइट 1 साल में जितनी दूरी तय कर लेगी उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन complete year is called 1 light year। हिंदी में लिखेंगे प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि प्रकाश को हमने यहां से छोड़ा, लाइट चल रही है 1 साल के बाद जहां पे जाकर मान लो रुकी, ऐसे मान लो, तो जो उसने जो दूरी तय कर ली 1 साल में उसे हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लाइट मिनट, तो इसका मतलब होगा लाइट के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी। मैं यहाँ पे लिख दूं लाइट सेकंड, यानी कि लाइट के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। लाइट मंथ, लाइट के द्वारा 1 महीने में तय की गई दूरी। तो लाइट 1 साल में जो दूरी तय करेगी उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। और पता है कितनी दूरी होती है, वो कितने किलोमीटर की दूरी होगी? 1 लाइट ईयर को अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहो, 1 लाइट ईयर होता है 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो लाइट के द्वारा 1 वर्ष में कितनी दूरी तय की जाएगी? 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, इतना दूरी तय कर लेगी। दूसरी चीज, अगर आप इसे लगभग में लिखना चाहो तो बेटा 9.4607 को मैं लगभग 10 मान सकता हूं। भाई 9.5 तो है, ये 10 मान लो, और 10 की पावर 15 है, और एक 10 यहाँ आएगा, तो लगभग 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो अगर कभी पेपर में यह आए कि लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर है, तो अगर वो लगभग पूछेगा तो 10 की पावर 16 आएगा। अगर वो एग्जैक्ट पूछेगा तो 10 की पावर रहेंगी 15, और आगे जो वैल्यू होगी वो 9.5 के आसपास की होगी। ऐसे याद कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास में बेटा जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी के लिए है। ये बहुत लंबी दूरी तय करने, ये बहुत लंबी दूरी है प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। एंगस्ट्रॉम भी दूरी के लिए होता है, पारसेक भी दूरी के लिए होता है। 1 पारसेक होता है 3.2 लाइट ईयर के बराबर, 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो ये भी दूरी के लिए, बहुत छोटी दूरी के लिए, ये भी दूरी के लिए, ये भी दूरी के लिए। लेकिन जो जूलियन ईयर है ये दूरी के लिए नहीं, समय के लिए होता है। 1 जूलियन ईयर होता है 365.25 डेज के बराबर। इनमें से कौन सा है समय के लिए? वो जूलियन है। इसने कहा कि कौन सा लंबाई की इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष पेपर में पूछता है। तो प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज किया जाता है? दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे अब हम। ये कह रहा है कि विच इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस। बेटा जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, अगर आपने केमिस्ट्री यहां पढ़ी हो तो आपको केमिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया होगा कि जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो न्यूक्लियस होता है नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये न्यूक्लियस, इसका साइज नापने के लिए सबसे सूटेबल क्या है। बेटा न्यूक्लियस के जो साइज है ना वो नापे जाते हैं फर्मी में, और एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर पेपर में पूछे कि नाभिक के आकार हम किस में नापते हैं, फर्मी में, जैसे कि 2 फर्मी, 3 फर्मी, 4 फर्मी, जो बच्चा तीसरे का डी बता रहा है उसका गलत है। बेटा एंगस्ट्रोम होता है एटम के साइज के लिए, पूरा एटम। देखो ये न्यूक्लियस है, केवल एटम बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है ये एटम है। इसका साइज जो मुझे नापना है वो नापूंगा एंगस्ट्रोम में, लेकिन खाली न्यूक्लियस की बात करेगा अंदर वाले की, तो उसका साइज नापा जाता है फर्मी में। तो एंगस्ट्रोम में हम नापते हैं एटम साइज, परमाणु का आकार। एटम के जो साइज है वो नापे जाते हैं एंगस्ट्रोम में, तो परमाणु का जो आकार है वो एंगस्ट्रोम में नापा जाता है। लेकिन जिसने कहा कि न्यूक्लियस के वो किस में नापे जाएंगे, इसमें। ठीक है, चले आगे, बहुत बड़े अगले बात है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा है लिखा है यहां पे, रेडियो एक्टिवता। इसने कहा कि क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसके लिए यूज किया जाता है। देखो केमिस्ट्री के अंदर आपको ना टीचर एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिवता, जिसमें आपको टीचर बताएंगे भाई कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, जिनसे अल्फा बीटा गामा टाइप की किरणें निकलती हैं। तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी की एक यूनिट है, रेडियो एक्टिवता का। तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है जी सर जी डाउट में एएलपी और ग्रुप डी इस बैच से पूरा हो जाएगा क्या। वैसे कर लो, तो मैंने कोशिश तो की आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाने की, पर भी रेलवे के लिए साइंस स्पेशल बैच ज्यादा बढ़िया रहता है। पर हालांकि मैंने इस बैच में भी काफी डिटेल में ही बताया है ताकि जो बच्चे रेलवे का एग्जाम भी दें तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, हाँ क्यूरी जो है मैडम क्यूरी के नाम पे है ये। अंकित साहू, अभिमन्यु, मोहिनी, काजल, दिव्या, अंकित साहू, दिव्या प्रकाश, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। वंदना, पास्कल बेटा किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। 6 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। बेटा ध्यान से पढ़ा करो, एक बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, इनकरेक्ट गलत पूछता है वो। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, सही नहीं पूछ रहा गलत पूछ रहा है। तो पहले में कह रहा है कि पार्सेक डिस्टेंस के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। अगले में कह रहा है कि एक बैरल, जो बैरल जो होता है लिक्विड के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा ना कि आज कच्चे तेल के दाम जो है वो हो गए $80 पर बैरल। तो बैरल जो होता है लिक्विड के लिए यूज होता है। एक बैरल जो होता है वो लगभग जो होता है, एक बैरल वो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तो बैरल जो होता है वो लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। ये कह रहा है कि लाइट ईयर टाइम के लिए नहीं, लाइट ईयर तो डिस्टेंस के लिए होता है, दूरी के लिए, कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करेगा। तीसरे वाला गलत है, तो किसमें लिखा है वो ए ऑप्शन में, यानी कि ओनली 3 एक करेक्ट आंसर है इसका। विरित सिंह, अंकित, अभिमन्यु, वरुण सक्सेना, डोली, पूजा कुमारी, सोविक साहा, विशाल, रवि रंजन, बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं हमें। तो एक बच्चा कह रहा है कि ऑल आर करेक्ट, डी बता रहा है उसको बेटा गलत है। अभी तो मैंने बताया बेटा लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो है वो समय के लिए नहीं होता है, प्रकाश वर्ष होता है दूरी के लिए, कि प्रकाश ने एक वर्ष में कितनी दूरी तय की। तो भाई ऐसे मत करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैराड इज द यूनिट ऑफ। तो ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी में आता है। फैराड जो होता है कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक होता है, धारिता का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर याद कर लेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 8 करो। सोविक, विशाल, रंजन सिंह, अभिजीत, जल्दी से क्लास नहीं चल रही, 1 मिनट की दिखा रहा है प्लीज। भाई अब मैं तो अपने घर से क्लास ले रहा हूं बेटा, मैं कैसे बताऊं, है ना।
ये देखो, इसने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा का एक ही इकाई में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो बेटा आप एक चीज देखना, ये जो वर्क है इसे हम नापते हैं जूल में, और हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, इसे भी हम जूल में नाप सकते हैं। तो हीट और वर्क दोनों के लिए आप जूल का यूज कर सकते हो। भाई हीट और टेम्परेचर का सेम मत कर देना, भाई हीट के लिए आप जूल या कैलोरी का यूज करते हैं हम, लेकिन टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन, इसके दोनों का सेम नहीं है। और बहुत सारे बच्चे अभी से भी कर देंगे, बेटा जो हीट है इसके लिए आप जूल यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन, दोनों के अलग अलग हैं। तो उष्मा को हम नापते हैं जूल में, लेकिन विशिष्ट उष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। तो जिन बच्चों ने बी लिखा होगा उनका एकदम बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, अगले बात है 9 पे, पोटेंशियल इज मेजर्ड। बेटा विभव किस में नापा जाता है? वोल्ट में। और मैंने आज की क्लास में आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के 3 बताए थे ना, कि 1 वोल्ट जो होता है वो होता है बेटा जूल पर कुलाम्ब के बराबर। बताया था ना कि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था होता है W/Q। तो यानी कि पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, वर्क को नापते हैं जूल में, चार्ज को नापते हैं कुलाम्ब में। तो पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, लेकिन उसने वोल्ट नहीं दे रखा, तो 1 वोल्ट की जगह हम जूल पर कुलाम्ब भी लिख सकते हैं। तो इसमें घबराना मत, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो ये अपने आप से आपके कवर हो जाएंगे। ये जो चीज आपको नहीं पढ़ाई ना, जब वो चलेगी क्लास में तो आपको आसान लगेगा। अभी क्योंकि थोड़ा सा आपको फॉर्मूला नहीं पता, थोड़ा हो सकता है कि रटना पड़ रहा हो, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो थोड़ा सा भी आप हल्का सा मैनेज कर लेना जो इलेक्ट्रिसिटी वाले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, सबके आंसर मैं देखूंगा। 10वां करो, क्वेश्चन नंबर 10। पूर्वी गुप्ता, अंकित, शिवम, अभिमन्यु, मोहिनी, काजल, नैन, विशाल, रोबिन, अक्षय, दीपक, प्रीति, अमन, करते रहो भैया। इसने कहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। बेटा ये देखो, ये लिखा है एक्सेलरेशन त्वरण। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए के साथ आएगा 4। अब देखो ए के साथ 4 केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ए के बाद लिखा है सी, तो वर्क डन जो है किस में नापते हैं? जूल में, यानी कि सी के साथ में आएगा 1, तो सी के साथ में 1 आ रहा है। फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, यानी कि बी के साथ में आएगा 3, तो 3 आ रहा है। इंपल्स आवेग को नापते हैं न्यूटन सेकंड में, तो डी के साथ में आएगा 2, यानी बिल्कुल सही है ये। यानी अगर आपको एक भी पता होता तो भी आप ये ठीक कर देते। जैसे काजल ने, अंकित ने, विशाल ने एकदम ठीक कर दिया सबसे। अरे ये तो 90 का आंसर दे रहे हैं, 10वें का मुझे लगा। हम्म, 10वें का सी सबका ठीक है। 11वें पे आएंगे हम। ये कह रहा है कि लिस्ट ए को लिस्ट 2 के साथ में मैच करो। अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें तो इसने जो है ई के साथ में हर ऑप्शन में 5 फिक्स कर रखा है, यानी कि ई जो है वो 5 के साथ फिक्स है। यानी कि हीट के लिए इसने कहा कि कैलोरी, देखो हीट के लिए हम जूल भी यूज करते हैं, कैलोरी भी। और आपको पता ही होगा कि 1 कैलोरी जो है वो लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है ना, 4.2 जूल के बराबर। तो ई के ये तो इसने फिक्स कर रखा, बाकी देख लो। करंट, पावर, वर्क, पोटेंशियल। बेटा करंट किसके लिए? करंट के की यूनिट क्या बनती है? एम्पियर, यानी बी के साथ में बनेगा 1, तो बी के साथ में 1 पहले ऑप्शन में बन रहा है, यानी बाकी सारे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। पावर के लिए होता है वाट, यानी सी के साथ बनेगा 2, तो सी के साथ 2 ही बन रहा है। वर्क के लिए होता है जूल, यानी कि 3 के साथ में ए आएगा, तो 3 के साथ में ए आएगा। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट, तो डी के साथ में 4 ही आ रहा है, तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। कह रहा है किस किस की सेम डायमेंशन होगी, किनके समान विमा होंगे। तो डायमेंशन बेटा सेम किसकी होगी? आपको मैंने बताया था कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। देख रहे हो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये बेटा शिव प्रताप सिंह तुम्हारी चल रही है रुक के क्लास, सबके बढ़िया चल रही है, सबके बढ़िया आंसर आ रहे हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 करो।
अब देखो यहां से डायमेंशन स्टार्ट हुई है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर दूंगा, अब मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा करने का, करो ये। और ये खाली ABCD मत लिखो, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो भाई आगे। पहले लिखेंगे 13, फिर उसके आगे लिखेंगे ABCD। सौविक, दिनेश, अनन्या गुप्ता कह रही है स्टैटिक जीके कब शुरू होगी, मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में, मैं केवल अपने सब्जेक्ट का पता है। जूली त्रिपाठी, ज्योति विश्वकर्मा, करो भाई। इसने लिखा, देखो यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, जो वेलोसिटी है वेग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर के लिए होगा L, सेकंड के लिए T, तो T ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो LT की पावर -1, यानी वेलोसिटी का बनेगा LT की पावर -1, यानी A के साथ आएगा 2, यानी A भी सही हो सकता है C भी, ये B और D तो गलत हो गया। बेटा फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में, इसका मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना, तो फोर्स का होता है MLT की पावर -2, तो MLT की पावर -2 यानी कि B के साथ में आएगा 1, तो यहां तक सही चल रहा है। वर्क को नापते हैं जूल में, इसका भी डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था कि जूल के लिए होता है ml² T की पावर -2, तो C के साथ में आएगा 3, यानी कि वाला ऑप्शन ठीक हो गया। मोमेंटम जो है बेटा, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम की जगह M आया, मीटर की जगह L, सेकंड की जगह T, तो T ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो MLT की पावर -1, तो MLT की पावर -1 ही आ रहा है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। अब आपने कितनी प्रैक्टिस की है, सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। साक्षी, सुजीत, विवेक कुमार मिश्रा, शिव प्रताप सिंह, दिनेश अवसिया, अंकित साहू, राजन सिंह, अभिमन्यु कुमार, बहुत बढ़िया, सबका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लिस्ट ए को लिस्ट 2 के साथ मैच करो, तो बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, चमकदार तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, इसे हम नापते हैं कैंडेला में, तो ए के साथ में आएगा 2, ए के साथ में 2 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यानी कि दोनों तो गलत हो गए। पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं किसमें, मोल में, तो बी के साथ में आएगा 4, तो बी के साथ में 4 यहां भी है, यहां पर भी है। टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो सी के साथ में आएगा 3, तो ये वाला यहां पे भी ऑप्शन ए सही हो गया। टेम्परेचर को नापते हैं हम केल्विन में, तो यानी कि डी के साथ में आएगा 1, तो ये तो आसानी है भाई, सारे के सारे जो है यहाँ पे इसने फंडामेंटल जो मूलभूत भौतिक राशियां वो लिख दी, कैंडिला, मोल, सेकंड, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 15 ये मैंने आपको करा रखा है, अगर आपको ध्यान हो। अच्छा ये भी मैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कराता हूं, पर यहां पर भी आप कर सकते हो। इसने कहा है कि जूल में परिवर्तित करना है आपको 1 kWh को, ये बेटा 1 kWh जो लिखा है ना, इसे हम कहते हैं, इसे अगर आप खोल के लिखेंगे, स्मॉल k का मतलब होता है किलो, ये लिखा है किलो, ये W को होता मतलब होता है वाट, और ये लिखा है घंटा, तो ये कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलो, तो देखो किलो का मतलब होता है 1000, बेटा वाट जो है ना पावर की यूनिट होती है वाट, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम, तो पावर को नापते हम वाट में, तो 1 वाट में किसके बराबर लिख सकता हूं, वर्क के लिए हम यूज करते हैं जूल, टाइम के लिए यूज करते हैं हम सेकंड, तो 1 वाट को मैं जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूं, तो मैं इस वाट को लिख रहा हूं जूल पर सेकंड, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया, ये 36 2 पावर ये 3 हो गया, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, यहां पे से लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किलोवाट घंटा, तो इसका मतलब क्या है, किलो, ये वाट, ये घंटा, तो किलो यानी कि 1000, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, और अगर यहाँ पे सेकंड है तो इस घंटे को मैंने सेकंड में बदल लिया, होता है 3600 सेकंड, तो हमारा आंसर आएगा, इसे रट लेना, किलोवाट घंटा जो है 36 लाख जूल के बराबर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये करना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या संबंध है। बेटा एंगस्ट्रॉम आपको पता है क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर, और नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, तो बताओ कौन सा रिलेशन ठीक है इनमें से। 16वां में देखूंगा आपका मैथमेटिक्स कैसा है, आपका गणित चेक होगा अभी, करो सभी ये। जो बच्चे चलती हुई क्लास में आए वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मन्ना लिखे हैं।
देखो ये बेटा आप जो बच्चे ए कह रहे हैं उनका बिल्कुल महागलत है, यानी कि आपका गणित बहुत कमजोर है। यहां पे एक चीज बताओ, अगर आप ए को सही कह रहे हो यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर, तो यहाँ पे नैनोमीटर की जगह लिख लो 10⁻9, ये 10⁻1 लिखा है, और एंगस्ट्रोम होता है 10⁻10 मीटर, तो ये 10⁻9 आ गया, और ये 10⁻1 10⁻10 तो 10⁻11 बन गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। 10⁻9 मीटर 10⁻11 मीटर के बराबर थोड़ी ना है, ये बेटा बी सही आएगा इसका। देखो बी को सोल्व करो, यहाँ पे 1 नैनोमीटर का मतलब कितना हो गया 10⁻9 मीटर, ये लिखा है 10, एंगस्ट्रोम कितना होता है 10⁻10 मीटर, तो यहाँ देखना 10⁻10 और ये प्लस की 1, तो 10⁻9 ही तो बचेंगी, तो 10⁻9 मीटर किसके बराबर 10⁻9 मीटर के, तो LH RHS के बराबर हो गया, तो बी करेक्ट आंसर है। तो जो इसका आंसर ए बता रहा है, जो सी बता रहा है, सी बता रहे हैं अभिमन्यु कुमार गलत है, रवि रंजन ने ए बताया था बिल्कुल गलत आंसर है इनका, है ना। इससे पहले आकाश कुमार भी ये बता रहे थे, विशाल भी ये बता रहा था इसका आंसर, मुस्कान का बी ठीक था, डोली का बी सही था, अंकित साहू का गलत था ए। भाई आप इतना बेसिक सी चीज कैसे गलत कर सकते हैं, इतना तो आप खुद सोचो ना। अगर आप ए को सही मान रहे हो तो ये वाली साइड इसके बराबर आनी चाहिए, तो 10⁻9 है, 10⁻11 बनेगा, इधर -1 तो ये, और 10⁻10 और आ जाएगा। एक बताओ सी को सही बता रहा है भाई, नैनोमीटर और एंगस्ट्रोम बिल्कुल बराबर कैसे हो जाएंगे जब ये 10⁻9 मीटर के बराबर है, ये 10⁻10 के, तो जो बच्चा सी बता रहा है कि उसे वो तुक्केबाज है, वो केवल तुक्केबाजी कर रहा है, उसके लॉजिक के नाम पे जीरो है वो। भाई एक बात बताओ, आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर बता सकते हो क्या? नहीं, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो इधर और इधर की चीज आप बराबर कर दे रहे हो कि ये नैनोमीटर एंगस्ट्रोम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ये यूपी के पैट के एग्जाम में आया था, इतना आसान क्वेश्चन। लिख रहा है कि सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट स्टैंड फॉर, तो बेटा मैंने सीजीएस की फुल फॉर्म आपको बता रखी है। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है कि सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी अगर आप लंबाई को नापें सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मास को नापें ग्राम में, और टाइम को नापें सेकंड में, तो हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है, 17 का डी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो बेटा मैंने आपको जब वॉल्यूम की डायमेंशन निकलवाई थी तो मैंने बोला था कि वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में, या क्यूबिक मीटर कह दो। देखो उसने एसआई यूनिट पूछा है, तो एसआई सिस्टम में हम सेंटीमीटर यूज नहीं करते, मीटर करते हैं, डेसीमीटर इंच यूज नहीं करते। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो आपको पता है कि एसआई यूनिट में होता है मीटर का यूज, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। तो क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ये किसके लिए यूज करेंगे हम? वॉल्यूम के लिए, ठीक है। ये आसान आसान चल रहे हैं बिल्कुल चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी यूपी के एक बार पैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए लाइट ईयर इज, एक प्रकाश वर्ष है, तो कह रहा है कि वह वर्ष जिसमें अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, गलत। वो ईयर जिसमें कार्यभार बहुत हल्का होता है, गलत। एक ईयर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ये सही है। एक कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, बेटा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है ना, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे हम कहते हैं एक खगोलीय इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 20। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, ये भाई सबको पता है नहीं हो रहा है, हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। इसमें लिखा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद करो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम नापते हैं कैपिटल जी में, और मैंने कहा था कि जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछे वो, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में मैंने बताया था कि पावर 1 2 3 तीनों आती हैं, तो केवल 2 है, गलत हो गया। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 नहीं है,
यानी कि बी या सी में से एक सही है। अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो बेटा इसकी वैल्यू तो होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से आप इसके डायमेंशन निकाल लो। तो न्यूटन के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट ml की पावर -2, मीटर स्क्वायर के लिए हो जाता है एल स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर की जगह हो जाएगा एम स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किलोग्राम की जगह एम चिपकाएंगे, मीटर की जगह एल। तो एक एम से कम कट गया, जो एक एम बचा ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। जिन्होंने बी लिखा है उनका ठीक है। ये बहुत आता है। सुजीत, ANM, आकाश, अंकित, मुस्कान, प्रवीण, सुजीत यादव, बढ़िया आंसर दिया आपने, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। इधर लिखा है बेटा ये A B C D, इधर है ये 1 2 3 4 करना। ये लीनियर की स्पेलिंग सही नहीं है, LINEAR, ये करो भाई। आप कहने के बाद भी क्वेश्चन का नंबर क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? विशाल, विवेक कुमार मिश्रा, हमने आपसे कहा पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, उसके आगे ABCD लिखो। इसने कहा है कि आपको बेटा इन्हें आपस में मैच करना है। तो आपको एक नजर में सबसे पहले दिख गया होगा कि सर जो स्ट्रेन है विकृति, आपने कहा था डायमेंशन लेसेस की कोई डायमेंशन नहीं बनेगी, तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि एम की पावर भी 0 होगी, एल की भी 0 होगी, टी की भी 0 होगी, यानी बी के साथ में आएगा 3। तो बी के साथ में अगर आप 3 देखें, एक तो यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, यानी कि सी और ए तो मेरा आंसर नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास में क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन, प्लांक कांस्टेंट। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल हो, एनर्जी को तो हम जूल में नापते हैं, और जूल के लिए हमने डायरेक्ट याद कर रखा है ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो d के साथ में आएगा 1, तो d के साथ में 1 यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बाकी लीनियर मोमेंटम जो है रेखीय संवेग, इसका हमने आज एक उसमें निकाला भी था, ml टी की पावर -1 होता है इसका। तो कितना हो जाएगा, ये c के साथ में आ जाएगा 2, तो c के साथ में 2 आ रहा है। प्लांक कांस्टेंट अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि h से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो जूल के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं ml स्क्वायर टी की पावर -2, सेकंड के लिए लिखते हैं हम t, तो बन जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। तो प्लांक कांस्टेंट का बनेगा ये ml स्क्वायर टी की पावर -1, यानी कि a के साथ में आएगा 4। तो जिन बच्चों ने मेरे बताने से पहले b लिखा है उन सबका ठीक आंसर है। अमित चचरी, नाम पढ़ नहीं पा रहा भाई, मैंने क्या लिखा है ना, डी लिखाने का गलत है। इससे पहले अंकित साहू ने भी डी लिखा था, गलत है इनका, बाद में चेंज कर लिया। राधिका ने भी डी लिखा था, इनका भी गलत है। एक खाली अंकित नाम का बच्चा, इसका भी गलत था, डी लिखा था इसने, बाकी सबका सही है। बाद में बेटा एक बच्चे को एक ही बार कमेंट करना है, यानी कि मेरे बताने के बाद आप आंसर चेंज कर रहे हैं, एक ही बार लिखो, जो आए उसी पर टिके रहो। क्वेश्चन नंबर 22 ये करना। यहां पे एक तो लिखना है लीनियर मोमेंटम, लीनियर, और यहां पे आएगा ये रेखीय संवेग। कह रहा है कि किन की विमाएं समान है। तो बेटा क्या वर्क और फोर्स दोनों की डायमेंशन सेम होती है? नहीं, वर्क की तो होती है ml स्क्वायर टी की पावर -2, इसकी होती है ml टी की पावर -2, गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की सेम होती है? नहीं। स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक लेटेंट हीट की सेम होती है? नहीं। मैंने आपको बताया था क्लास में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी सीजीएल में भी आ रखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन से नहीं मैच करती, इसके डायमेंशन मैच करती है प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन से। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। ये बेटा जो स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। जो स्पेसिफिक हीट है इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन, और जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम।
तो इसमें जूल पर किलोग्राम है, इसमें जूल पर किलोग्राम केल्विन है, तो दोनों की डायमेंशन निकालेंगे तो अलग अलग आएगी। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन मैच करती है प्लांक कांस्टेंट की, और मैंने उस दिन कई बार कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है, जिनकी या तो डायमेंशन ना हो या जिनकी सेम होती है, जैसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कार्य, ऊर्जा, बल, गुण की सेम होती है, वो इंपॉर्टेंट है। आज क्लास में पढ़ाया था कि प्रेशर, दाब, स्ट्रेस, प्रतिबल और यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इनकी सेम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम की सेम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जिनकी सेम है वो आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 ये करो। उज्जवल कह रहे हैं मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया, तो बेटा आज की क्लास में आप टाइम से आए नहीं हो। हम्म, अच्छा, इसने कहा है कि कौन सा डायमेंशन लेस है, विमाहीन है, तो स्ट्रेन मैंने बताया था डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल भी बताया था, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी, तो आंसर क्या बनेगा डी। तो जो डायमेंशन लेस है वो आपको जरूर याद रखना है, जो केवल एसएससी के पेपर देते हैं उनके लिए तो खास तौर से। स्ट्रेन विकृति की कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल की नहीं है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24, तरंग धैर्य, आवेश और लेंस की शक्ति का विमा सूत्र बताएं। इनमें से दो तो मैंने आपको आज ही बताई हैं, हाँ एक बताई थी पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 24 करना, 24। अभित पांडे, आकाश कुमार, सुजीत यादव, सचिन तिवारी, विशाल स्तुति। भाई पहले कहाँ थे तुम, लगा लेट आए हो क्लास में। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेवलेंथ तरंग धैर्य को हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर में नापेंगे तो उसकी तो क्या होगी, एल होगी। आवेश को नापते हैं कूलाम में, मैंने कहा था इसका डायरेक्ट याद रखना है एटी। और लेंस की पावर को नापते हैं हम डायोप्टर में, इसकी आई थी आज ही क्लास में, एल की पावर -1, तो एल एटी, एल की पावर -1, डी बनेगा इसका आंसर। देखो ये आज ही बताया मैंने कि चार्ज को नापते कूलाम में 80, लेंस की पावर की एल की पावर -1 थी, और फ्रीक्वेंसी की थी टी की पावर -1, है ना, और वेवलेंथ को नापते हम एल में। तो जिनका डी आंसर आया उनका एकदम सही आंसर है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव के लिए, तो इसका भी मैंने आज ही लिखवाया है। तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल को आपने बताया था कि वोल्ट में नापते हैं, फॉर्मूला होता है इसका W/Q, तो वर्क के लिए ml² टी की पावर -2, चार्ज के लिए 80। तो इसे सोल्व करेंगे तो ml² टी ऊपर जाके माइनस का टी की पावर -3, ए की पावर -1, है ना, ml² टी की पावर -3, ए की पावर -1। 25 का आंसर आया ए। 26वां, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मैंने आज ही बताया आपको कि रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, तो ओम साइंटिस्ट का नाम है, तो फॉर्मूले की हेल्प ले लो, तो आर हो जाएगा V/I। तो पोटेंशियल का तो भी मैंने निकाला, पीछे से हेल्प ले लो, ml² टी की पावर -3, ए की पावर -1, और करंट को नापते हैं एम्पियर में, ए लिख लो, ए ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का ml² टी की पावर -3, ए की पावर -2, ml² टी की पावर -3, ए की पावर -2 हो गया। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है दीपक कुमार, उसमें कोई कई साल से कोई क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है। ठीक है, चलो आज हमारे पास में ये हमने डायमेंशन के लिए आप इतना पढ़ लेंगे, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो यूनिट्स और डायमेंशन में ये, बाकी जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराऊंगा उसमें जो बीच बीच में बाकी और एक्स्ट्रा टर्म आएगी तो वहीं के वहीं बता देंगे, तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो इसलिए आप उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है आपको, तो जैसे ही मैं डिसाइड कर लूंगा तो फिर आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो अच्छा आज आपकी क्लास, भाई मेरी आदत ऐसी है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे क्लास शुरू करता हूँ, विदिन 1 मिनट। तो आज 4-5 मिनट थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको जो समय खराब हुआ 4-5 मिनट का। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।